निकोला टेस्ला के रहस्यमयी आविष्कार अर्थक्वेक मशीन को दरअसल एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के तौर पर डिजाइन किया गया था। इस ऑपरेटिंग जनरेटर को एक ब्रिलियंटली डिजाइन किए गए पिस्टन सिलेंडर और एक एयर स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से चलाया जाता था। इस अरेंजमेंट से टेस्ला को उम्मीद थी कि उन्हें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी करंट आउटपुट मिलेगा, लेकिन इस डिवाइस ने उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म किया। टेस्ला ने क्लेम किया कि इस ऑसिलेटर द्वारा प्रोड्यूस किए गए वाइब्रेशन की वजह से न्यूयॉर्क सिटी में अर्थक्वेक आ गया था। चलिए देखते हैं कि क्या इस डिवाइस की वजह से वाकई न्यूयॉर्क कांप गया था। 1880s में इनोवेशन के मामले में ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को डेवलप करना सबसे जरूरी था। निकोला टेस्ला ने पहले रोटरी जनरेटर का आविष्कार किया और उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग जनरेटर का। रेसिप्रोकेटिंग डिजाइन के पीछे का मकसद था कि स्टीम प्रेशर और इलेक्ट्रिकल लोड के बदलने पर भी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी करंट आउटपुट को अचीव किया जा सके। ये पावर जनरेशन एप्लीकेशन का एक जरूरी कैरेक्टरिस्टिक होता है। उस समय रोटरी जनरेटर इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का फाउंडेशन प्रिंसिपल माइकल फराडे के जीनियस दिमाग ने दिया था, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉपर कॉइल को आगे और पीछे मूव किया जाए तो कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है। जब सर्किट बंद होता है तो ये करंट कॉइल में फ्लो होना शुरू हो जाता है। निकोला टेस्ला ने इन परमानेंट मैग्नेट्स को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ रिप्लेस कर दिया और इसी तरह उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल जनरेटर डिजाइन किया। अब हमें इंड्यूसिंग कॉइल के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन जनरेट करने का एक मैकेनिज्म चाहिए। रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन से बेहतर क्या हो सकता है। आपको पिस्टन रॉड की एंड में कॉपर कॉइल को वाइंड करना है और ये हो गया। चलिए समझते हैं कि स्टीम इंजन कैसे काम करता है। एक बॉयलर हाई टेम्परेचर और प्रेशर स्टीम सप्लाई करता है। स्लाइडिंग वॉल्व ये सुनिश्चित करता है कि हाई प्रेशर स्टीम कभी पिस्टन के ऊपर और कभी पिस्टन के नीचे एक फोर्स लगाए। इस वेरिएशन की वजह से पिस्टन में ऑसिलेटिंग मोशन होगा और फ्लाईव्हील इंजन के पावर आउटपुट को यूनिफॉर्म बनाता है। निकोला टेस्ला इस कॉम्प्लेक्स स्टीम इंजन मैकेनिज्म से खुश नहीं थे, तो उन्होंने एक सिंपल मैकेनिज्म बनाया। सबसे पहले उन्होंने स्लाइडिंग वॉल्व को रिप्लेस किया और पिस्टन को इस तरह से मॉडिफाई किया कि वो एक वॉल्व का काम करे। पिस्टन में दो एल शेप के हॉलो चैनल्स होते हैं जो दोनों तरफ सिलेंडर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इस पोजीशन में केवल सिलेंडर की लेफ्ट साइड वाली स्टीम इनलेट पिस्टन के लेफ्ट चैनल के साथ एंगेज करती है। हाई प्रेशर स्टीम सिलेंडर के टॉप वॉल्यूम में एंटर होती है और पिस्टन को नीचे की तरफ फोर्स करती है। जब पिस्टन एकदम नीचे पहुंच जाता है तो इसका उल्टा होने लगता है। पिछले वाले स्ट्रोक की स्टीम को एग्जॉस्ट करने के लिए टेस्ला ने दोनों तरफ एक एक पाइप ऐड कर दिया था। हाई प्रेशर स्टीम से रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोड्यूस करने का कितना सिंपल और ब्रिलियंट मैकेनिज्म है। यहां पर जितना ज्यादा स्टीम का प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा इंजन की स्पीड होगी। टेस्ला चाहते थे कि उनका डिवाइस कांस्टेंट आरपीएम आउटपुट मोशन प्रोड्यूस करे, जिस पर इनपुट स्टीम प्रेशर का कोई फर्क न पड़े। टेस्ला ने क्लेम किया कि केवल इंजन के साथ एक एयर स्प्रिंग सिस्टम को डायरेक्टली अटैच करके उन्होंने ये हासिल कर लिया था। इस एयर स्प्रिंग सिस्टम में एयर टाइट सिलेंडर के अंदर एक प्लंजर बंद था। चलिए उनके क्लेम को वेरीफाई करने के लिए इस एयर स्प्रिंग की वर्किंग को समझते हैं। अगर आप प्लंजर को डिस्प्लेस करेंगे तो एक तरफ की हवा स्प्रिंग की तरह कंप्रेस होगी और प्लंजर के मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। ये अरेंजमेंट एक स्प्रिंग मास अरेंजमेंट की तरह है। यहाँ पर एक छोटी सी कंसेप्चुअल टिप है। स्प्रिंग मास सिस्टम हमेशा एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, जिसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इस पर आपके द्वारा दिए गए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम को एक मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये मोटर की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होने लगेगा। इस स्टेट को फोर्स्ड वाइब्रेशन कहा जाता है। निकोला टेस्ला ने क्लेम किया था कि जब उन्होंने अपने ऑसिलेटिंग इंजन को एयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया तो डिवाइस एयर स्प्रिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होने लगा। उनके क्लेम अजीब लगते हैं क्योंकि ये कॉमन फिजिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है।
लेकिन अगर आप सिस्टम पर लगने वाले फोर्स के नेचर को समझेंगे तो आप कन्विंस हो जाएंगे। ये फोर्स कंटिन्यूस नहीं बल्कि इंटरमिटेंट है, जैसा कि दिखाया गया है। इस इंजन में छोटी सी टाइम ड्यूरेशन के बाद हाई प्रेशर स्टीम डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रोक की शुरुआत में अचानक से एक फोर्स लगता है और स्ट्रोक के एंड में ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक मोटर स्प्रिंग सिस्टम जैसे फोर्स्ड वाइब्रेशन केसेस में स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स कंटिन्यूस होता है। अगर शॉर्ट में कहें तो टेस्ला का ऑसिलेटर एयर स्प्रिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का केस नहीं है। निकोला टेस्ला की मशीन को और ज्यादा समझने के लिए सिंपल पेंडुलम सबसे अच्छी एनालॉजी है। अगर हम एक आइडियल केस लें जिसमें कोई भी फ्रिक्शन ना हो तो पेंडुलम हमेशा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर और ऑसिलेट करता रहेगा। अब मान लीजिए कि आपने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का एंगल बढ़ा दिया तो पेंडुलम की वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, लेकिन उसका पीरियड कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए कि जब बॉल एक्सट्रीम एंड पर पहुंच जाती है तो टेस्ला उसे हर बार हल्के से पुश कर देते हैं। अब क्या होगा? क्या टाइम पीरियड सेम रहेगा? जब टेस्ला एंड पर एक छोटा सा पुश देते हैं तो वो बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, जो कि एक हायर एंगल से बॉल को ड्रॉप करने के बराबर है। हमें पहले से ही पता है कि एक हायर एंगल पर पेंडुलम को रिलीज करने से टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। तो इस केस में एक्सट्रीम एंड पर एक छोटा सा पुश देने पर भी टाइम पीरियड सेम रहेगा, लेकिन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती रहेगी। इसी तरह एक्सट्रीम एंड पर छोटे ड्यूरेशन के फोर्सेस टेस्ला के ऑसिलेटर पर भी काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेस्ला के ऑसिलेटर के स्टीम प्रेशर को भी बढ़ा दें तो एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऑसिलेशन का पीरियड या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। टेस्ला ने अब ऑब्जर्व किया कि ये इफेक्ट स्टीम प्रेशर के एक बड़े रेंज में भी सही था। हुर्रे! निकोला टेस्ला ने एक ऐसा इंजन डेवलप कर लिया था जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर रन करे, चाहे इनकमिंग स्टीम प्रेशर कुछ भी हो। उन्होंने अपना पहला गोल अचीव कर लिया था। मजेदार बात यह है कि एयर स्प्रिंग सिस्टम एक फ्लाई व्हील के तौर पर भी काम करता है, जो जरूरत के हिसाब से एनर्जी को स्टोर करके हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। इंजन में इनपुट स्टीम देने से पहले आप देख सकते हैं कि टेस्ला ने इसे हीटेड एयर स्प्रिंग सिलेंडर के आसपास पास किया था, ताकि उससे हीट एब्जॉर्ब की जा सके। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब निकोला टेस्ला का दूसरा गोल था। उन्हें चाहिए था कि जनरेटर और इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करने के बाद भी उन्हें इस मशीन से एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का आउटपुट मिले। जब जनरेटर का आउटपुट सर्किट खुला होता है तो आउटपुट कॉइल से कोई करंट नहीं फ्लो होगा और जनरेटर के ऑसिलेटिंग पार्ट में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस भी नहीं होगी। लेकिन जब सर्किट बंद होता है तो फ्लो होने वाला करंट ऑसिलेटिंग मोशन को मैग्नेटिकली अपोज करेगा और मशीन की फ्रीक्वेंसी अचानक से ड्रॉप हो जाएगी। इस ऑपोजिंग फोर्स को आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि आउटपुट ईएमएफ और करंट सेम फेज में नहीं है। इन दो क्वांटिटीज के बीच का एंगल जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव फोर्स होगा। यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट इंडक्टर की इंडक्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से ईएमएफ से पीछे लैग कर रहा है। अपने दूसरे गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने सर्किट में वेरिएबल कैपेसिटर्स इंट्रोड्यूस किए। सर्किट में कैपेसिटर्स को एडजस्ट करके टेस्ला ने इस फेज डिफरेंस एंगल को जीरो कर दिया। इस कंडीशन के लिए आर्मेचर रिएक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी और डिवाइस की फ्रीक्वेंसी पर इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। अपने पेटेंट में टेस्ला ने क्लेम किया था कि इस मेथड की वजह से मैकेनिकल साइड पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इफेक्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन इसे जीरो कर पाना नामुमकिन है। उन्होंने इसे केवल मिनिमल कर दिया था। दुखद बात है, टेस्ला अपना दूसरा गोल नहीं अचीव कर पाए थे। अब हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। टेस्ला ने क्लेम किया था कि उनके डिवाइस की वजह से एक 7 मंजिला बिल्डिंग इस तरह हिलने लगी थी जैसे एक अर्थक्वेक आने पर होता है। खैर, क्या एक स्टीम पावर ऑपरेटेड डिवाइस इतनी बड़ी बिल्डिंग को हिला सकता है? निकोला टेस्ला के क्लेम को समझने के लिए हमें सबसे पहले रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और जानना होगा कि साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है। साउंड वेव्स दरअसल प्रेशर वेरिएंसेस होते हैं जो कुछ इस तरह से ट्रैवल करते हैं। आप मान लीजिए कि साउंड के सोर्स के पास एक ग्लास विंडो है। जब पहली साउंड हिट करेगी
तो ग्लास नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा। क्या होगा अगर इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाने के तुरंत बाद दूसरी साउंड वेव ग्लास को हिट करे? ग्लास ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, है ना? यहाँ पर साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी और एक कंडीशन बनेगी जिसे रेजोनेंस कहा जाता है। आखिरकार हाई एम्पलीट्यूड की वजह से ग्लास टूट जाएगा। ये रेजोनेंस का जादू है। तो अगर टेस्ला के ऑसिलेटर की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी उस 7 मंजिला लैब बिल्डिंग के नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई थी तो एक अर्थक्वेक आ सकता था। हमने कुछ बिल्डिंग्स की नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए कुछ सर्वे किए थे, जिसमें टेस्ला की बिल्डिंग भी शामिल थी। इसका रफ एस्टिमेट 1.42 हर्ट्ज है। मजेदार बात यह है कि टेस्ला ने शुरुआत में ऑसिलेटर को 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पावर प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया था। बाद में उन्होंने डिवाइस को ट्यूनेबल बना दिया था। अगर टेस्ला ने अपने डिवाइस से 1.42 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अचीव की थी, तो इसकी वजह से रेजोनेंस और आखिरकार एक अर्थक्वेक हो सकता था। टेस्ला का ऑसिलेटर अब एक इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बजाय इसे टेली जियोडायनेमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन काफी अच्छी है, लेकिन ऑल्टरनेटर्स, जो कि खुद टेस्ला द्वारा इन्वेंट किए गए रोटरी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, इसकी तुलना में काफी कम कॉम्प्लेक्स और इससे ज्यादा रिलायबल हैं। निकोला टेस्ला ही थे जो खुद के साथ compete कर सकते थे। जाने से पहले लेसिक्स टीम के सदस्य बनना न भूलें। धन्यवाद।